नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर, जहां पर हम कर रहे थे बीएस नेगी की बुक को, जो कि है उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बुक। और इस बुक की सीरीज़ में अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है और यूनिट सेकंड के हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज है इसका लास्ट चैप्टर, जो कि है पृथक राज्य की मांग और आंदोलन, जिसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कैसे होता है और क्या क्या कार्य रहते हैं। साथ ही हम देखेंगे जो उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन हुए थे, उसमें कौन कौन से प्रमुख आंदोलन थे और किस तरीके से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। पृथक राज्य की मांग और आंदोलन। सबसे पहले देखते हैं हम श्रीनगर सम्मेलन को, जहां पर सबसे पहले पृथक राज्य की मांग को उठाया गया था। 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। और लेकिन उनकी क्या हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है, जिसके कारण जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं प्रताप सिंह नेगी। तो 1938 में श्रीनगर में एक आईएनसी का विशेष अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं आचार्य नरेंद्र देव, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के कारण जिनको अध्यक्ष बनाया जाता है वो हैं प्रताप सिंह नेगी जी। श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुए थे और श्रीदेव सुमन जी ने यहाँ पर पृथक राज्य की मांग की थी। तो सबसे पहले जो पृथक राज्य की मांग हुई वो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में हुई, कहाँ पर, श्रीनगर में, और श्रीदेव सुमन जी ने की। 1938 में पृथक राज्य की मांग के लिए श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ रखा गया था। तो श्रीदेव सुमन क्या करते हैं, 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं। बाद में इसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ रखा जाता है। 1946 को हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे ने उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी। अब 1946 में क्या होता है, कांग्रेस सम्मेलन होता है हल्द्वानी में, जिसमें बद्रीदत्त पांडे अध्यक्षता कर रहे होते हैं और बद्रीदत्त पांडे उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को एक विशेष वर्ग में रखने की मांग रखते हैं। और हल्द्वानी के सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल व कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की थी। 1946 में जो हल्द्वानी का सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कहते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं का जो भूभाग है इसको एक अलग क्षेत्रीय भाग बनाना चाहिए। 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर अलग एक विशाल हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया जाता है। तो जो हमारी पर्वतीय विकास जन समिति है, इसका गठन सबसे पहले कब हुआ, 1950 में हुआ, जहाँ पर हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर के एक विशाल हिमालयी राज्य बनाने की बात कही गई। और 1952 को कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने पृथक राज्य की जो मांग है इसका ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था। सबसे पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके महासचिव पीसी जोशी क्या करते हैं, एक अलग राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते हैं भारत सरकार को 1952 में। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हैं फजल अली, इन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात कही थी। जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, उन्होंने क्या कहा कि जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको उत्तर प्रदेश से अलग करके एक अलग राज्य बनाना चाहिए। और 1957 को टिहरी रियासत के जो पूर्व नरेश हैं मानवेंद्र शाह, इन्होंने पृथक राज्य के लिए नए सिरे से मांग उठाई थी। टिहरी रियासत के जो अंतिम नरेश हैं मानवेंद्र शाह, उन्होंने भी 1957 में एक अलग राज्य के लिए मांग उठाई थी। और 1957 को तत्कालीन योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे टी कृष्णामाचारी ने पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या को विशेष ध्यान में देने का सुझाव दिया था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उतनी सुविधाएं नहीं थी, सुविधाओं का अभाव था। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा राज्य था, जिसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार हो रहा था। तो 1957 में जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं टी कृष्णामाचारी, इन्होंने क्या कहा, जो पहाड़ी क्षेत्र की समस्याएं हैं इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 24 और 25 जून 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है और दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में होता है रामनगर सम्मेलन में। और फिर बाद में 1973 में इसमें क्या किया जाता है, सांसद प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट को इसमें शामिल किया जाता है। तो जो पर्वतीय राज्य परिषद का गठन है वो है 24 और 25 जून 1967 को रामनगर में। 1968 को ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था। जो ऋषि वल्लभ सुंदरयाल हैं, इनके नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया जाता है। और 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। जो पर्वतीय राज्य परिषद है इसका गठन होता है 1967 में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में।
जब उत्तर प्रदेश सरकार क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन करती है तो ये 1969 में करती है। ये शायद क्वेश्चन आया था कि पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन होता है और 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है। 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव हैं पीसी जोशी, इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया। 1970 में कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हो जाता है और 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन होता है और 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का एक नारा भी दिया था। 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ और 73 में उत्तरांचल परिषद दिल्ली चलो का एक नारा देती है पृथक राज्य के लिए। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है, जिसके सदस्यों ने 1978 में संसद का घेराव, प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है 1976 में और 78 में इसके सदस्य क्या करते हैं, संसद का घेराव करते हैं, वहाँ प्रदर्शन करते हैं और गिरफ्तारियां देते हैं। 1979 में जनता दल के त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने इनके नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। जो उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना है वो होती है 1979 में। अभी हमने देखा पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1967 में, और पर्वतीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1969 में, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार करती है। अब उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना होती है 1979 में। कौन करते हैं, त्रिपेंद्र सिंह नेगी करते हैं, जनता दल के जो थे। त्रिपेंद्र सिंह नेगी ने मोरारजी देसाई को पृथक राज्य हेतु ज्ञापन भी सौंपा था और 1987 को अल्मोड़ा में लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा पार्टी का सम्मेलन होता है। इसमें उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन प्रस्तावित उत्तराखंड नाम की जगह उत्तरांचल नाम स्वीकार किया जाता है। उत्तराखंड के नाम को पहले स्वीकार नहीं किया गया था, उत्तरांचल नाम को स्वीकार किया गया था। 1987 में अल्मोड़ा में लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा पार्टी का क्या होता है, सम्मेलन होता है और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को जो जनता दल की पार्टी है वो स्वीकार कर लेती है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में हुआ था। जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है इसका गठन होता है 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में और 1989 ईस्वी में राज्य के सभी संगठनों ने मिलकर जो आंदोलन है इसको चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। जब उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ 88 में, तो उसके बाद जितने भी राज्य के संगठन थे उन्होंने मिलकर के जो आंदोलन है उसको चलाने के लिए एक उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया 1989 में और 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है। अगर हम इन जो परिषद है अगर इनको देखें तो सबसे पहले 1967 पर्वतीय राज्य परिषद का गठन रामनगर में होता है, दयाकृष्ण पांडे करते हैं। उसके बाद पर्वतीय विकास परिषद का गठन उत्तर प्रदेश सरकार करती है 1969 में। उसके बाद नैनीताल में होता है उत्तरांचल परिषद का गठन, जो कि दिल्ली चलो का नारा देती है। 1972 में गठन होता है और 73 में नारा आता है दिल्ली चलो। उसके बाद 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन होता है और 1979 में होता है उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन, जो कि त्रिपेंद्र सिंह नेगी करते हैं। साथ ही उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है 1988 में शोभन सिंह जीना करते हैं और इसके बाद राज्य के सभी संगठनों ने मिलकर एक आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया। कब, 1989 में और 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है। तो ये हैं जो पृथक आंदोलन बनाने के लिए जितने भी मोर्चा और जितने भी परिषदों का यहाँ पर गठन किया गया। एक भूमिका तैयार की गई कि हमें एक पृथक राज्य चाहिए क्योंकि पिछड़ेपन का शिकार हो रहा था उत्तराखंड यहाँ पर। और अब देखते हैं उत्तराखंड क्रांति दल का गठन और उसके कार्य। 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ और इस दल का चुनाव चिन्ह है कुर्सी। अगर हम देखें 1979 में जो मसूरी में आयोजित होती है पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, इसमें उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है और इस दल का चुनाव चिन्ह होता है कुर्सी। और उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति और ख्याति प्राप्त शिक्षाविद थे डॉक्टर देवी दत्त पंत और इसके संस्थापक सदस्यों में इंद्रमणि बडोनी थे, काशी सिंह एड़ी थे, दिवाकर भट्ट जी थे, सुरेंद्र कुकरेती थे। ये सभी लोग शामिल थे।
अगर हम उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर देवी दत्त पंत को बनाया जाता है और इसके संस्थापक सदस्यों में हमने जिन्हें देखा वो थे इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह एड़ी, दिवाकर भट्ट, सुरेंद्र कुकरेती। ये सभी लोग इनके संस्थापक सदस्यों में थे। और उत्तराखंड क्रांति दल के अगर लक्ष्यों की बात करें तो इसमें 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य गठन की मांग थी। जो उत्तराखंड क्रांति दल का मुख्य लक्ष्य था वो था कि हम अपने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर के एक पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 में हो गया, जिसके बाद दल की बागडोर काशी सिंह एड़ी के हाथ में आ गई। इसके बाद क्या होता है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो जाता है 1987 में और जो दल की बागडोर है वो काशी सिंह एड़ी के हाथों में आ जाती है। उत्तराखंड क्रांति दल के जो उपाध्यक्ष हैं त्रिवेंद्र पंवार, इन्होंने 23 अप्रैल 1987 को संसद में एक पत्र बम फेंका था, यानी कि एक नकली बम कह सकते हैं, एक पत्र बम होगा जो कागज़ से बना करके कि फेंक दिया। तो क्या कर रहे थे ये, इसका मतलब ये था कि अपनी आवाज़ को उठाने के लिए उन्होंने ये पत्र बम फेंका था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का जो पहला प्रस्ताव है वो 1990 में क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा गया तो वो 1990 में रखा गया। जो क्रांति दल के विधायक थे जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। और उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लू प्रिंट जुलाई 1992 को काशी सिंह एड़ी ने रखा था, जिसमें गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित कर उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया था। जो उत्तराखंड क्रांति दल है इसका जो पहला ब्लू प्रिंट है वो 1992 को काशी सिंह एड़ी ने रखा था, जिसने गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित कर उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया था। अगर इस ब्लूप्रिंट की बात की जाए तो एक बार हमें ना इस ब्लूप्रिंट को जाके ज़रूर देखना चाहिए कि जो उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लूप्रिंट है वो क्या था। वाकई अगर एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए तो बहुत ही अच्छा उस टाइम पर जो ब्लूप्रिंट बनाया, एक प्लानिंग के तहत बहुत ही अच्छा ब्लूप्रिंट बनाया था कि ऐसा होगा हमारा उत्तराखंड करके। तो बहुत अच्छा मुझे लगा था इनका ब्लूप्रिंट, आप भी जाके चेकआउट कीजिएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 1994 का वर्ष, अप्रैल 1994 में उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट बनाया गया। 1994 में क्या बनाया जाता है, एक उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट बनाया जाता है। और अप्रैल 1994 में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया जाता है और बहादुर राम टमटा करते हैं। एक संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन होता है 1994 में, जो बहादुर राम टमटा करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव, इन्होंने क्या किया, पृथक राज्य की संरचना और राजधानी के लिए नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक कौशिक समिति का गठन किया, जिसमें 1994 में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, कौशिक समिति का गठन करती है। जो नगर विकास मंत्री हैं रमाशंकर कौशिक इसके अध्यक्ष होते हैं और ये कौशिक समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है 1994 में राज्य सरकार को। कौशिक समिति ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य और राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी। जो रिपोर्ट है कौशिक समिति की वो कहती है कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर के एक उत्तराखंड राज्य का गठन होना चाहिए और उसकी राजधानी एकदम सेंटर में गैरसैंण में होनी चाहिए। जून 1994 को कौशिक समिति की जो सिफारिशें हैं वो स्वीकार कर ली गई और राज्य विधानसभा में विधेयक पास किया गया। अब कौशिक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है और राज्य विधानसभा में एक विधेयक पास कर दिया जाता है। 1994 को पृथक उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद बड़थवाल समिति का गठन किया जाता है। 1994 में क्या होता है, विनोद बड़थवाल समिति का गठन होता है और उत्तराखंड जन आंदोलन की जो शुरुआत है वो 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल से हुई थी। एक उत्तराखंड जन आंदोलन चला था अलग राज्य की मांग को लेकर के, जो 2 अगस्त 1994 को चला था। और 1994 में मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण की एक नई व्यवस्था लागू की, जिसके विरोध में अगस्त 1994 को पौड़ी में इंद्रमणि बडोनी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। मुलायम सिंह यादव क्या कहते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है हम इसे आरक्षण देंगे। कुछ 26% या 30% के करीब का वो आरक्षण था। तो 1994 में जो पौड़ी में इंद्रमणि बडोनी है वो आमरण अनशन शुरू कर देते हैं और 1 सितंबर 1994 को उधमसिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें 25 लोग मारे गए। तो उस समय आंदोलन इतने पीक पर था, लोगों को अलग राज्य का जो थॉट है वो समझ में आ गया था कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं और लोग बहुत बढ़ चढ़ के अलग राज्य के लिए इसमें भाग ले रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। जिसमें खटीमा में 1 सितंबर 1994 को क्या होता है कि एक पुलिस आंदोलनकारियों पर गोलियां चला देती है, जिसमें 25 लोग मारे जाते हैं। और खटीमा कांड 1994 की जो जांच है वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज एस श्रीवास्तव के अधीन में की गई कि ये जो खटीमा कांड हुआ जिसमें 25 लोग मारे गए, इसका क्या कारण था। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में आयोजित रैली पर पुलिस ने गोलियां चलवाई, जिसमें 7 आंदोलनकारियों के साथ पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी भी शहीद हो गए थे।
इसमें क्या होता है, मसूरी में भी आंदोलन का आयोजन होता है जिसमें पुलिस क्या करती है, आंदोलनकारियों पर गोलियां चला देती है, जिसमें 7 लोग क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और एक पुलिस अधिकारी भी होते हैं इसमें, उमाकांत त्रिपाठी। मसूरी कांड की जांच रिटायर न्यायमूर्ति मुरलीधर के अधीन की गई, जिसमें पुलिस बर्बरता की पुष्टि हुई कि उस टाइम पर आंदोलनकारियों पर गोली चलाने की ज़रूरत क्या थी, जहाँ पर इतने सारे लोग घायल हो गए, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की बर्बरता दिखती है। सुभाषिनी बरतवाल उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली पहली महिला हैं जिसे मसूरी कांड के पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की हत्या के लिए जांच से गुजरना पड़ा था। सुभाषिनी बरतवाल जो हैं वो एक पहली महिला हैं जहां पर सीबीआई जांच हुई थी कि पुलिस अधिकारी की, जो उमाकांत त्रिपाठी हैं, उनकी मसूरी कांड में जब ये शहीद हो गए थे या इनकी मृत्यु हो गई थी तो इसके लिए जाँच हुई थी सीबीआई। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड हुआ जो मसूरी के वुड स्टॉक स्कूल के पास हुआ था। बाटा घाटा कांड होता है, यहाँ पर भी वही कि लोग आंदोलन कर रहे थे और पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। सितंबर 1994 को उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनी थी। 1994 सितंबर में क्या होता है कि उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनती है और 25 सितंबर 1994 को जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन के साथ एक जुलूस भी निकाला गया था कि अब तो जाग जाओ। लालटेन के साथ जुलूस निकाला इन्होंने, जागरण दिवस मनाया 25 सितंबर 1994 को। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली रैली में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड में पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई और कई महिलाओं के साथ अभद्रता की गई। अब लोगों ने यहाँ पे क्या किया, उस टाइम पे रैली चल रही थी जिसमें आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे 2 अक्टूबर 1994 को, और रामपुर तिराहा कांड होता है मुजफ्फरनगर में जिसमें पुलिस क्या करती है, आंदोलनकारियों पर गोलियां चला देती है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोग घायल होते हैं और कई महिलाओं के साथ यहाँ पर अभद्रता भी की गई। तो ये अपने आप में काफ़ी दुखदाई है कि दिल्ली जाने वाले आंदोलनकारियों को इस तरीके से उस भीड़ को रोकना, पुलिस ने जिस तरीके से अपनी बर्बरता की। रामपुर तिराहा कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा दी गई और इस कांड को चंदी प्रसाद भट्ट ने पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक बताया है। रामपुर तिराहा जो कांड हुआ था, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई थी, लोगों की मृत्यु हो गई थी, यानी कि एक भीड़ पर काबू पाने के लिए, आंदोलनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किस तरीके की हरकतें इस टाइम पे की, तो उसको कहा जाता है क्रूर शासक की क्रूर हिंसा कहा जाता है। और चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि पूरे देश व सभ्य समाज पर एक क्या है, ये कलंक है। रामपुर तिराहा की प्रतिक्रिया स्वरूप 3 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए और रामपुर तिराहा कांड की जांच के लिए नेगी समिति बनाई गई थी। जो रामपुर तिराहा कांड हुआ इसके लिए नेगी समिति बनी थी और इसके लिए पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए। 7 दिसंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं भुवन चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में दिल्ली में एक रैली होती है। 1994 में क्या होता है, जो उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति है इसके अध्यक्ष थे भुवन चंद्र खंडूरी, इनके नेतृत्व में दिल्ली में एक रैली होती है। 9 दिसंबर 1994 को राज्य में जेल भरो आंदोलन में हजारों आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारियां दी थी। मतलब किस तरीके से इस आंदोलन को काबू करने की ज़रूरत पड़ गई थी कि 9 दिसंबर 1994 को जेल भरो आंदोलन हुआ जिसमें हजारों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है इसमें, या वो अपनी गिरफ्तारियां दे देते हैं कि कितनी बर्बरता है ये उस समय की। अगर जैसे हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि मतलब वाकई हमने उत्तराखंड को बनाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान दिया, कितना हम इसके लिए शहीद हुए और किस तरीके की बर्बरता झेली है उस टाइम पे लोगों ने, और उनके अंदर कितना साहस था इन चीज़ों को करने के लिए। 1994 के बाद जब पृथक राज्य का आंदोलन हुआ वो क्या क्या था देखते हैं। 25 जनवरी 1995 को उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। एक संविधान बचाओ यात्रा निकलती है दिल्ली में जहाँ पर उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे, वो 25 जनवरी 1995 को निकालते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन तो हो ही रहा था जब इतनी बर्बरता हो रही थी, तो एक यात्रा निकाली जाती है। 21 फरवरी 1995 को राज्य मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए थे। मतलब जो पीएम थे हमारे उस टाइम पे उनको 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए। और 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोहरा ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया था, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी का दिवस मनाया गया था। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की गलतियां होती हैं, सरकार जैसे डिसीजन लेती है पुलिस को वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। सरकार का अगर ऑर्डर है कि आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाओ तो गोलियां चलाओ, इस तरीके की चीज़ें हैं। इसके बाद जो राज्यपाल मोतीलाल वोहरा हैं वो मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं और मायावती को मुख्यमंत्री बनाते हैं। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ जिसमें यशोधर बेंजवाल, राजेश रावत शहीद हो गए। श्रीयंत्र टापू की घटना होती है जिसमें लाठीचार्ज कर दिया जाता है आंदोलनकारियों पर। यहाँ पर यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत
शहीद हो जाते हैं। जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने खेंट पर्वत टिहरी में अनशन किया, जो कि 32 दिनों तक चला था। जो टिहरी का खेंट पर्वत है, यहाँ पर अनशन पर बैठ जाते हैं कुछ आंदोलनकारी, तो 32 दिनों तक चलता है ये अनशन। और 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की। तो जो सबसे पहले उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा हुई वो 15 अगस्त 1996 को हुई थी और HD देवगौड़ा ने की थी। उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। जो सरकार उस टाइम पे थी वो थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। और राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे? राजनाथ सिंह थे। राज्य गठन के समय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। और 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया, जो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 27 जुलाई 2000 को आता है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। और उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित किया जाता है। उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित होता है और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने इसे मंजूरी प्रदान की थी। उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे KR नारायण, उन्होंने मंजूरी प्रदान की थी। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया और उधमसिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का निर्णय ले लिया गया। जो उधमसिंह नगर है इसको उत्तराखंड में शामिल जब किया गया तो इसके लिए जॉर्ज कमेटी ने पंतनगर का दौरा किया था। और 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल का गठन हुआ। और उत्तरांचल जो नाम है इसका परिवर्तन वो विधेयक 2006 में आया, जो संसद द्वारा 21 दिसंबर 2000 को पारित हुआ। और भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार राज्य का उत्तराखंड जो नया नाम था 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हुआ। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने उत्तरांचल यानी कि नाम परिवर्तन विधेयक 21 दिसंबर 2006 को 52वां अधिनियम के तहत पारित हुआ था। जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके तहत पारित हुआ था। और उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री हैं वो श्री नित्यानंद स्वामी और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया जाता है। अगर पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को देखें तो जो खटीमा कांड हुआ 1 सितंबर 1994 को, इसमें प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवान सिंह सिरोला, गोपी चंद, रामपाल, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और जो 2 सितंबर का मसूरी कांड है 1994 का, इसमें हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंह नेगी और उमाकांत त्रिपाठी और जेठू सिंह शहीद हुए थे। मुजफ्फर कांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, जिसमें लाज लखेड़ा, रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह चौहान, गिरीश कुमार भद्री, सूर्य प्रकाश थपलियाल और अशोक कुमार कौशिव शहीद हुए थे। और 3 अक्टूबर का जो 1994 का कांड होता है, इसमें देहरादून में राजेश रावत, बलवंत सिंह सजवाण, दीपक वालिया और जयानंद बहुगुणा शहीद हुए थे। और नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हुए थे। और कोटद्वार क्षेत्र से पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी शहीद हो गए थे। श्रीयंत्र टापू को अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 नवंबर 1995 को लाठीचार्ज कर दिया गया था आंदोलनकारियों पर, जिसमें राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल श्रीनगर में शहीद हो गए थे। उत्तराखंड के सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपदों को देखते हैं। अब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो है हमारे पास चमोली, जिसका है 8030 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल। बताता है उत्तर 8016 वर्ग किलोमीटर, पिथौरागढ़ है 7090 वर्ग किलोमीटर, पौड़ी है 5329 वर्ग किलोमीटर, नैनीताल है 4251 वर्ग किलोमीटर और टिहरी है 3642 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम अगर हम देखें तो सबसे छोटा है हमारे पास चंपावत 1766 वर्ग किलोमीटर है, रुद्रप्रयाग है 1984 वर्ग किलोमीटर, बागेश्वर है 2246 वर्ग किलोमीटर और हरिद्वार है 2360 वर्ग किलोमीटर, उधमसिंह नगर है 2542 वर्ग किलोमीटर और देहरादून है 3088 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। तो सर्वाधिक में देखें तो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ है और न्यूनतम अगर देखें तो चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है। और अब देखते हैं पृथक राजधानी गैरसैंण की मांग को। गैरसैंण ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने के लोहाब पट्टी में चमोली जिले की तहसील और विकासखंड है, जो कि दूधातोली व ब्यासी श्रृंखलाओं के मध्य में है। कहाँ पर है? गैरसैंण चमोली क्षेत्र में है और चमोली में एक तहसील और विकासखंड है जो दूधातोली और ब्यासी श्रृंखला के मध्य में है। उत्तराखंड का पामीर दूधातोली से 5 नदियां आटागार, पश्चिमी रामगंगा, वोनो, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार निकलती है, जो कि गैरसैंण क्षेत्र से होकर बहती हैं और इसके आसपास विंसर, महादेव और बैनीताल स्थित है। अगर एक तरीके से देखें तो गैरसैंण हमारे उत्तराखंड का मध्य का भाग है, यानी कि एकदम बीच में आता है, जो कुमाऊं से भी एक समान दूरी पर है और गढ़वाल की भी एक समान दूरी पर है। गैरसैंण समुद्र तल से लगभग
5360 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के मध्य बिंदु पर स्थित है। कहाँ से? समुद्र तल से 5360 फीट की ऊंचाई पर है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। 1992 ईस्वी को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें अधिवेशन में एक ब्लूप्रिंट के तहत गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाने की नींव रखी गई और उसका नाम रखा गया चंद्रनगर, यानी कि चंद्रनगर नाम से गैरसैंण को एक प्रस्तावित राजधानी बनाया गया। कौशिक समिति ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी, जिसे 68% लोगों ने स्वीकार किया था। और कौशिक समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। अक्टूबर 2000 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने गैरसैंण के लिए देहरादून में खबरदार रैली निकाली थी। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति थी, इसने क्या किया? देहरादून में खबरदार रैली निकाली। और 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया, जिसको पुनर्निर्वाचित सरकार ने नवंबर 2002 को पुनर्जीवित किया था। 11 जनवरी 2001 को क्या होता है? अंतरिम भाजपा की जो सरकार है वो स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन करती है, जिसको पुनर्निर्वाचित सरकार ने 2002 को पुनर्जीवित किया वापस से। और 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष बने। इन्होंने 17 अगस्त 2008 को अपनी 60 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। जो 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित हैं, ये स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। इन्होंने 17 अगस्त 2008 में अपनी एक 60 पन्नों की रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री हैं उनको सौंपी। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया: देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश और गैरसैंण। दीक्षित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जो उसमें उसने 5 शहरों का चयन किया था एक स्थायी राजधानी बनाने के लिए। पहला था देहरादून, दूसरा काशीपुर, तीसरा रामनगर, चौथा ऋषिकेश और 5वां गैरसैंण। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए देहरादून व काशीपुर को योग्य पाया था। बाबा मोहन उत्तराखंडी, जिनका मूल नाम मोहन सिंह नेगी था, इन्होंने राजधानी की स्थापना के लिए 38 दिनों तक बैनीताल में आमरण अनशन किया था, जो 8 अगस्त 2004 की मध्य रात्रि में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में शहीद हो गए थे। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने एक आमरण अनशन शुरू किया, कहाँ पर? बैनीताल में 38 दिनों का, और ये 8 अगस्त 2004 को शहीद हो गए थे। इनका समाधि स्थल बैनीताल में बनाया गया है। इनका समाधि स्थल बैनीताल में बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी पुस्तक उत्तरांचल प्रदेश क्यों में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त माना था। जो पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी उत्तरांचल प्रदेश क्यों में गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त माना। और 3 नवंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। जो मुख्यमंत्री थे 2012 में विजय बहुगुणा, उन्होंने गैरसैंण में कैबिनेट बैठक भी बुलाई। और 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। और 9 नवंबर 2013 को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था। और 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया गया था, जबकि जो दूसरा सत्र है वो 2 से 6 नवंबर 2015 को शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित किया गया। यानी कि यहाँ पर फिर विधानसभा के सत्र भी आयोजित किए जाने लगे। भराड़ीसैंण में नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहला विधानसभा सत्र नवंबर 2016 में आयोजित हुआ था, जो कि गैरसैंण का तीसरा सत्र था। और 4 नवंबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की भी घोषणा की थी। तो गैरसैंण को एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी 4 मार्च 2020 को। 8 जून 2020 को गैरसैंण एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी हुई और 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में झंडारोहण किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन माननीय राज्यपाल ने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राज्य की सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ आरक्षण विधेयक 2023 पर प्रदान की। जो हमारे राज्यपाल हैं उन्होंने 201 अनुच्छेद के अधीन जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10% का क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया। और राज्य के जो जनपद मुख्यालय हैं इनकी गैरसैंण और देहरादून से दूरी देखते हैं। तो गैरसैंण की जो पिथौरागढ़ से दूरी है वो 280 किलोमीटर है और देहरादून से 272 किलोमीटर है। उत्तरकाशी से 266 किलोमीटर है। और अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो रुद्रप्रयाग से 46 किलोमीटर की दूरी पर है गैरसैंण, चमोली से 95 किलोमीटर की दूरी पर है और अल्मोड़ा से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे ही अगर देहरादून जो हमारी राजधानी है वहाँ से अगर दूरी देखें तो पिथौरागढ़ से 578 किलोमीटर दूर है, चंपावत से 503 किलोमीटर दूर है और बागेश्वर से 482 किलोमीटर दूर है।
और ऐसे अगर हरिद्वार से देखें तो न्यूनतम है 55 किलोमीटर, और नई टिहरी से देखें तो 115 किलोमीटर है, और पौड़ी क्षेत्र से 182 किलोमीटर है। तो इनकी दूरी का क्रम है। इसके बाद है उत्तराखंड के जनपदों का गठन कब कब हुआ। गढ़वाल जिला बना 1839 में, और पौड़ी गढ़वाल जिला बना 1840 में। और गढ़वाल जिले का मुख्यालय श्रीनगर को बनाया गया, और पौड़ी गढ़वाल जिले का जो मुख्यालय है वो पौड़ी को बनाया गया। कुमाऊं मंडल का गठन होता है 1854 में नैनीताल में, और नैनीताल और अल्मोड़ा जो दो अलग अलग जिला बने वो 1891 में बने। टिहरी जिला बना 1 अगस्त 1949 को, और उत्तरकाशी जिला बनता है 24 फरवरी 1960 को, जिसको टिहरी से अलग करके बनाया गया। और चमोली जिला बना 24 फरवरी 1960 को, जिसे पौड़ी से अलग किया गया। और पिथौरागढ़ जिला बना 24 फरवरी 1960 को, जिसे अल्मोड़ा से अलग किया गया। ऐसे ही गढ़वाल मंडल 1969 में बना, जिसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया। और देहरादून को 1975 में एक जिला बनाया गया, जो मेरठ से अलग करके गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। चंपावत एक तहसील के रूप में 13 मई 1972 को पिथौरागढ़ जिले में शामिल हुआ। और हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 को एक जिले के रूप में बनाया गया। उधमसिंह नगर को 30 सितंबर 1995 को एक जिले के रूप में स्थापित किया गया। चंपावत को जिला बनाया गया 15 सितंबर 1997 को, और रुद्रप्रयाग को जिला बनाया गया 16 सितंबर 1997 को। और बागेश्वर को जिला बनाया गया 15 सितंबर 1997 को। 15 सितंबर 1997 को दो जिले बने, चंपावत और बागेश्वर, और 16 सितंबर 1997 को जिला बनता है रुद्रप्रयाग। तो ये थे उत्तराखंड के जिलों का क्रम कि किस तरीके से बने। तो अभी हमारा यूनिट सेकंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। यूनिट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट सेकंड में 10 चैप्टर थे, तो 10 के 10 चैप्टर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे यूनिट 3 को, जो है उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इसको देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो मिलती हूँ आपसे यूनिट 3 के साथ जल्द ही। धन्यवाद।